This is the mesophyll cell. This is the bundle sheath सेल। ठीक है, अब रिएक्शन क्या हो रही है, ये तो सेल्स हैं, सबसे ऊपर यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, एपिडर्मिस। ठीक है, तो क्या हो रहा है, सबसे पहले CO2 डिफ्यूज कर रही है एपिडर्मिस से, मतलब बाहर एटमॉस्फेयर से CO2 अंदर आ रही है, तो CO2 सबसे पहले एपिडर्मिस के थ्रू होते हुए एंटर करेगी इनटू दिस मेसोफिल सेल। ठीक है, तो यहाँ पे जब CO2 एंटर करेगी तो ये यहाँ पे सेल के अंदर वाटर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये CO2 कंबाइन कर लेती है विद वाटर। ठीक है, तो जब वाटर से कंबाइन करेगी तो क्या बनाती है, इट फॉर्म्स द कार्बोनिक एसिड। एक्चुअल में रिएक्शन क्या आएगा, CO2 प्लस H2, इट विल फॉर्म द कार्बोनिक एसिड। ठीक है, एंड देन दिस कार्बोनिक एसिड एक्चुअली स्प्लिट्स अप, तो ये कार्बोनिक एसिड स्प्लिट हो जाता है इनटू दिस आयन HCO3 negative. So this carbonic acid actually gets split up into HCO3 negative. बात समझ में आ रही है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली आपको सिर्फ ये सीधा HCO3 बना के दिखा रही हूँ। सो यहाँ पे इट इज फॉर्मिंग दिस HCO3 negative। ठीक है, now this HCO3 what is going to do, this is going to change into OAA। I'll tell you what is this OAA। अच्छा, यहाँ पे इसमें एक और सब्सटेंस ऐड हो रहा है which is your PEP। ठीक है, PEP, एंड यहाँ पे एंजाइम जो यूज हो रहा है दैट इज योर पेप्को। अभी सबकी फुल फॉर्म से राइट इट डाउन। सो दिस, सबसे पहले दिस PEP इज फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। ठीक है, देन उसके बाद व्हाट इज दिस पेप्को, दिस इज पेप carboxylase, and this OAA is oxaloacetate। ठीक है, अब ये OA बना है, अब ये OAA it is going to change into malic acid। ठीक है, दिस OAA is going to change into malic acid। ये बेसिकली एक दूसरे के आइसोमर्स है। ठीक है, तो ये भी 4 कार्बन कंपाउंड है, ये भी 4 कार्बन कंपाउंड है। ठीक है, so this OAA actually changes into malic acid। Now this malic acid is going to diffuse into the bundle sheath cell। So this now diffuses into the bundle sheath cell। तो यहाँ पे ये malic acid आ गया into the bundle sheath cell। ठीक है, now this is the 4 carbon, एक्चुअली C4 कंपाउंड, 4 कार्बन कंपाउंड। ठीक है, अब ये मैलिक एसिड में से क्या होता है, ये डिसोसिएट करता है। सो दिस मैलिक एसिड इट एक्चुअली डिसोसिएट्स, तो डिसोसिएट करता है, ये 4 कार्बन कंपाउंड है, तो इसमें से एक कार्बन जो होता है वो रिलीज हो जाता है, और वो एक कार्बन किस फॉर्म में रिलीज हो रहा है, दैट इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ CO2, एंड वो जो 3 कार्बन है वो चले जाते हैं किसमें, आपका पायरुवेट। सो दिस इज एक्चुअली अ 3 कार्बन, मैलिक एसिड से पायरुवेट 3 कार्बन कंपाउंड में चेंज हो गया। नाउ दिस पायरुवेट और दिस पायरुविक एसिड इट अगेन एंटर्स दी आपका मेसोफिल सेल। इसमें जब एंटर करेगा तो दिस पायरुविक एसिड इट अगेन चेंजेस इनटू दिस स्टेप, तो ये सीधा यहाँ पे कहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे। अब ये जो स्टेप है ये यहाँ पे ध्यान देने वाला स्टेप है। यहाँ पे क्या होता है, दिस ATP, यहाँ पे ATP इट एक्चुअली चेंजेस इनटू AMP। यहाँ पे ADP में चेंज नहीं हो रहा है, ATP इज गेटिंग चेंज्ड इनटू AMP। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद में क्या हो रहा है, जब ये मैलेट से एक पायरुवेट में चेंज होता है, व्हाट एल्स इज हैपनिंग हियर, मैलेट से पायरुवेट वाले टाइम पे NADP प्लस यूज करके, यहाँ पे इसी स्टेप पे मैं यहाँ पे इसको लिख देती हूँ। सो मैलेट से जब पायरुवेट में चेंज होता है, सो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट
यूज हो रहा है। NADP प्लस से इट इज चेंजिंग इनटू NADPH2। ठीक है। अच्छा, अब ये तो यहाँ पे चला गया, यहाँ पे ATP से कन्वर्ट हो रहा है इनटू AMP। अब ये जो CO2 यहाँ पे निकला है, ये CO2 किस में चला जाएगा? ये CO2 को एक्सेप्ट कर लेगा इमीडिएटली RUBP, और ये क्या बना लेगा यहाँ पे PGA, यानी कि C3 साइकिल रन कर जाएगी, और ये पूरी यहाँ पे C3 साइकिल चल जाएगी, और यहाँ पे से क्या निकल जाएगा? ग्लूकोज मॉलिक्यूल। बात समझ में आ रही है? सो दिस इज हाउ एक्चुअली। अच्छा, इस वाली रिएक्शन का आई डोंट थिंक आई नीड टू मेंशन यू द एंजाइम। H2O से जब CO2 कंबाइन करेगा तो इट विल फॉर्म H2CO3 एंड द एंजाइम इज गोइंग टू बी कार्बोनिक anhydrase. So this is the enzyme which is the carbonic anhydrase. ठीक है? And this H2CO3 then splits up into H positive and the HCO3 negative. ठीक है? So this is the cycle which is the C4 cycle, it is and it takes place in the C4 plants. So यहाँ पे C3 cycle कहाँ पे हो रही है? It is occurring in the bundle sheath cell, and the C4 cycle it is occurring in the mesophyll cell. So कहीं पे भी there is no competition. So the plants, the C4 plants, they are able to deal with the photo respiration process. ठीक है? समझ में आ रहा है सभी को? अच्छा, इसमें अगर हम कितना ATP का यूज हुआ करा है तो वी विल बी डिस्कसिंग दैट। ठीक है, कितना ATP यूज हो रहा है। अच्छा, एक चीज पहले जो यहाँ पे समझने की बात है, एक होता है देखो ATP से आप चेंज करते हो इनटू ADP। ठीक है, एक ATP से आप चेंज करते हो इनटू ADP एंड आप ATP से देन चेंज करते हो इनटू AMP। ठीक है, तो कौन से वाले स्टेप में ज्यादा एनर्जी यूज हो रही है? फर्स्ट स्टेप और द सेकेंड स्टेप? बोलो, इन विच स्टेप मोर एनर्जी इज यूज्ड? सेकेंड, एग्जैक्टली। क्योंकि एक आप ATP से ADP बना रहे हो एंड आप एक ATP से AMP बना रहे हो, सो द डबल एनर्जी इज यूज्ड इन सेकेंड स्टेप। तो इस ATP से AMP वाले स्टेप को हम इक्विवेलेंट समझते हैं टू 2 ATP मॉलिक्यूल्स। ठीक है, बात समझ में आ रही है? मतलब कि हम इसको यहाँ पे मान के चलते हैं, जब ये एक ATP से AMP में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब ATP यूज हो रहा है, इट इज इक्विवेलेंट टू कंजम्पशन ऑफ 2 ATP मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एक्चुअल में क्या होता है, जब हमको ATP, टोटल ATP कितना यूज हो रहा है, कितना कंज्यूम हुआ है या कितना प्रोड्यूस हो रहा है, तो जब हमको वो कैलकुलेट करना होता है तो उसको ईज अप करने के लिए हम यहाँ पे इसको 2 ATP के लिए फॉर्म में लिखते हैं। बिकॉज जनरली अभी तक जितने भी हमने प्रोसेसेस या साइकिल स्टडी करे उसमें 1 ATP इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू ADP। ठीक है, तो वहां पे इट वाज इक्वल टू 1 ATP। ठीक है, लेकिन अब इनका जरा एनर्जी कैलकुलेशन करते हैं। इन C3 cycle, C3 cycle में how many ATP were produced per glucose molecule? How many ATP were produced per glucose molecule? बोलो, तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को बनाने के लिए 3 ATP चाहिएगा। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को बनाने के लिए 3 ATP चाहिए। एक के लिए 18, एग्जैक्टली। तो एक ग्लूकोज बनाने के लिए वी रिक्वायर 18 ATP। ठीक है, तो ये तो कैलकुलेशन है C3 साइकिल का। अब C4 साइकिल की बात करें, इन C4 साइकिल, तो C4 साइकिल में क्या हो रहा है, एक ग्लूकोज को बनाने के लिए हाउ मेनी ATP आर यूज? ATP पर ग्लूकोज। तो कितना ATP दिख रहा है? बताओ कहां पे कितना कितना ATP दिख रहा है? एक्चुअल में एक ATP शायद मैंने कम लिखा है,
हाँ नहीं सही है। सी यहाँ पे कितने एटीपी, यहाँ पे मैंने कितना बोला, कितने एटीपी के इक्विवेलेंट है, ये कितने एटीपी है, 2 एटीपी, तो एक ग्लूकोज के लिए कितना यूज हो जाएगा, एक ग्लूकोज के लिए कितना, ये 1/6 मॉलिक्यूल के लिए यूज हो रहा है, तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए कितना एटीपी यूज होएगा, अरे 4, एग्जैक्टली 6 2 12 ना, तो 12 एटीपी हो गया। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया, टोटल कितना हो गया, 18 + 12 कितना हो गया, 30 हो गया कि नहीं हो गया। सो देखो C3 साइकिल और C4 साइकिल में 30 एटीपी मॉलिक्यूल्स का यूज हो जाता है। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं C4 साइकिल इज एक्चुअली एन एक्सपेंसिव प्रोसेस। व्हाई इज इट एन एक्सपेंसिव प्रोसेस, तो इतना एक्सपेंसिव प्रोसेस क्यों है, बिकॉज इट इज रिक्वायरिंग मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी। बेसिकली C4 प्लांट्स को ज्यादा एनर्जी चाहिए एज कम्पेयर टू द C3 प्लांट्स। ठीक है, और ये तो हमने जो 18 एटीपी वो सब मिला के बताया था, वो तो टोटल कैलकुलेशन करके बताया था। पर जो C4 प्लांट्स होते हैं, दे आर एनर्जी एक्सपेंसिव प्रोसेस एक्चुअली। ठीक है, सो दिस इज हाउ द C4 साइकिल एक्चुअली अकर्स। ठीक है, और इसमें एक और पॉइंट आपको क्या लर्न करना है, हाँ इसमें कुछ नहीं, बस आपको इतना याद रखना है कि द C4 साइकिल इट occurs in 2 सेल्स, दो सेल्स में होगा, मेसोफिल सेल एंड द बंडल शीट सेल। तो मेसोफिल सेल में होगा आपका C4 साइकिल एंड द C3 साइकिल इट occurs in the bundle sheet cell. So there is no competition and hence the photorespiration process it can be actually avoided. ठीक है, तो इसमें आपका CAM पाथवे भी है, विच इज द क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म पाथवे। आपके एनसीईआरटी बुक्स में तो नहीं है, बट आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। वो बेसिकली प्रोसेस किस में होता है, इन द प्लांट जिनके अंदर देयर इज अ लॉट ऑफ लॉस ऑफ वाटर थ्रू द ट्रांसपिरेशन प्रोसेस। ठीक है, तो आज के लिए तो हम इतना ही करेंगे। एंड अगर किसी को C4